बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों मैं बता देता हूं आपको एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं MCQ के रूप में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह प्रश्न, यह आपके जो क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने वह सभी प्रश्न रखे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं बच्चों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बिल्कुल देर नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों पढ़ने से पहले मोबाइल को आप रोटेट जरूर कर लीजिए। रोटेट करने से क्योंकि ये आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं जो आपको थोड़े से कम दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आप इसको रोटेट कर लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो बच्चों जो सरकार है, हमेशा ध्यान रखना, खाद्यान्न को जो आपके करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको हम बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पर सरकार हमारे अनाज को खरीदती है। आगे बात करते हैं हम, सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, सबसे अधिक जो सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। वो राजस्थान में भारत का 45.9% आपकी सरसों का उत्पादन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। बात करते हैं आगे, मालवीय चमत्कार, ताको ला कर लीजिए। मालवीय चमत्कार प्रजाति किसकी है? तो याद रखें, मालवीय चमत्कार जो प्रजाति है एक महत्वपूर्ण वैरायटी है अरहर की। किसकी है? अरहर की है, एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। आगे बात करें चौथे, धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किसको होती है? तो मैंने इससे पहले वीडियो बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा जिप्सम की जो आवश्यकता होती है वो होती है आपकी मूंगफली को। मूंगफली के लिए सबसे अधिक जिप्सम चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिप्सम में सल्फर पाया जाता है और कैल्शियम रहता है। कैल्शियम बीज के साइज को बढ़ाने के लिए एवं सल्फर ऑयल की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मूंगफली में जिप्सम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? युग्म पैदावार का मतलब होता है विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना। क्या होता है? विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना ही आपका कृषि में युग्म पैदावार कहलाता है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या है? तो ध्यान रखें, जो फर्टाइल सॉइल होती है उसका जो पीएच मान है वो होता है 6 से 7। 6 से 7 एक ऐसा पीएच है बच्चों जिस पर हम किसी भी फसल को बहुत अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। सिर्फ धान और आलू और चाय, 3 फसल ऐसी होती हैं जिनका पीएच 7 से कम यानी अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाकी आपकी ज्यादातर फसलें 6 से 7 पीएच पर सबसे बेस्ट होती हैं। आगे बात करें, खाद्यान्नों की न्यूनतम मूल्य का समर्थन कौन देता है? तो ध्यान रखें, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। ध्यान रखें, CACP जो होता है आपका, वो आपका कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जो कि 24 फसलों पर, कितनी फसलों पर? ध्यान रखें, 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। और ये कब करता है ये भी याद रखें, ये फसलों की बुवाई से पहले, खरीफ का हो या रबी का हो, तो बुवाई से पहले ही ये अपनी लागत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित कर देता है। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? रस्ट है। बच्चों वैसे तो गेहूं की फसल में विभिन्न रोग लगते हैं, लेकिन जो रस्ट है वो 3 तरह का रस्ट होता है आपका, वो तीनों प्रकार का रस्ट आपके गेहूं में लगता है। यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रोग है गेहूं की फसल का। कृषि वित्तीय वर्षीय के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया। कब? 2005 में। ये थोड़ा सा याद रखें आप लोग। चावल की खेती, बट बच्चों चावल नहीं, यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ है। चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी होना चाहिए? तो ध्यान रखें, चावल की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होना चाहिए आपका 100 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर इसकी होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। वो कहां पर पाई जाती है? ध्यान रहे, असम में वह पाई जाती है। और भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहां केंद्रित है? तो भारत में जूट उद्योग सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जूट का जो प्रोडक्शन है ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है।
चलिए बच्चों, समझ में आ रहा होगा। रोटेट जरूर कर लें मोबाइल को, क्योंकि छोटा दिखाई देगा आपको अगर मोबाइल को आप रोटेट नहीं करोगे। ऑटो रोटेट जरूर कर लीजिए, जिससे आपको साफ दिखाई दे। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग क्या है। बच्चों, स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन जो कराया जाता है, पशुओं का प्रजनन कराया जाता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, आपका ध्यान रहे, स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है। इंद्रधनुषीय रेवोल्यूशन जो है आपकी, वो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति, यानी आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सब चीजों से संबंधित है। ध्यान रखें, सभी क्रांति इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। इसको रेनबो रेवोल्यूशन कहा जाता है। जनरली रेनबो रेवोल्यूशन में ऑल एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशंस आ जाती हैं। कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, क्या कहलाती है। कृषि की प्रक्रिया बच्चों इस प्रकार से कल्टीवेशन करना, इस प्रकार से खेती करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, पर्यावरण का क्या होना चाहिए, संरक्षण हो, वो खेती क्या कहलाती है, वो बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर कह सकते हैं, या जैविक कृषि, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, सब जानते हैं। कल्याण सोना जो वैरायटी है, ये सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है, जो कि गेहूं की वैरायटी है। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो फसल बीमा योजना सन 1985 में स्टार्ट हो गई थी। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, जिसको हम NATP बोलते हैं, ध्यान रखें, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्निक प्रोग्राम बोला जाता है, का वित्त पोषण कौन सी संस्था करती है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो ध्यान रखें, जो NATP है, इसका जो पोषण किया जाता है, इसको जहां से आपका पैसा मिलता है, वो है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक NATP को क्या देता है, आपके पैसा देता है चलाने के लिए आगे। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहां से प्राप्त होता है, तो कच्चा रेशम जो प्राप्त होता है वो आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट से कच्चा रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। और रेशम ध्यान रखें आप लोग, रेशम जो होता है ना, वो आपकी सहतूत पर होता है, एक कीड़ा होता है, जो कि इसको हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहां से प्रकाशित होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये किताब का नाम है, और जो आपकी प्रकाशित होती है वो होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम ICAR के नाम से जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में की गई थी। वहां पर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर वहां से प्रकाशित होती है। दलहनी फसलों को मुख्यतः उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है, तो ध्यान रखें, जो पल्सेस क्रॉप है, इनका मुख्य प्रोडक्टिव और आपका उपभोक्ता देश कौन सा है, वो है इंडिया। इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और इंडिया ही इसका क्या करता है, यूज करता है, उपभोग करता है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी, तो याद रखें, हरित क्रांति में जो मुख्य फसल थी वो थी मैक्सिकन गेहूं। बच्चों, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे ज्यादा हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो किस पर पड़ा, तो ध्यान रखें, गेहूं पर। सेकंड नंबर पर आपका आता है कौन, ध्यान रहे, सेकंड नंबर पर आता है चावल या धान। क्लियर। चलिए, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं, तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये आपके सबसे ज्यादा हरित क्रांति से क्या हुए थे, आपके प्रभावित हुए थे। इनमें ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था आपका जो गेहूं का और चावल का, और आज भी हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ध्यान रहे, ठेकेदारी कृषि लागू करने में सबसे ज्यादा ये क्रिया आपकी कहां होती है, पंजाब में, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका, भारत में उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की, तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में 1992 में ये आपकी योजना शुरू की गई थी। और भारत में चावल की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है, तो ध्यान रखें, आपका उत्तर प्रदेश में 5.87 मिलियन हेक्टेयर जो कि क्षेत्रफल है आपका सबसे ज्यादा है। खेती के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये रॉन्ग है मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल जो एरिया है सबसे ज्यादा, अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एरिया है, कहां पर है, ध्यान रहे, आपका वेस्ट बंगाल जो है ना, यहां पर सबसे ज्यादा आपका एरिया है किसका, धान का, और वहीं पे आपकी प्रोडक्शन होता है। तो उत्तर प्रदेश ये पहले पुराना था, लेकिन अब क्या हो गया आपका, ध्यान रहे आपको, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। बच्चों, नेक्स्ट है, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है, तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं दलहनी। आपको बताया है, दलहनी जो फसलें हैं इनमें आपका राइजोबियम नामक जीवाणु इनकी जड़ में पाया जाता है, जो कि गुलाबी कलर, पिंक कलर की होती हैं, ये आपको
पता होना चाहिए। और पल्सेस जो क्रॉप है इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण करता है। यजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है, तो ध्यान रखें ये आपकी धान की है, सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद था, इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। आपको पता होगा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपका कहां पर है, ध्यान होगा आपको, वेंगलोर कर्नाटक में ये स्थित है। कहां पर है, वेंगलोर कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है। नेफेड सब जानते हैं नेफेड के बारे में। नेफेड किसे कहते हैं बच्चों, नेफेड से संबंधित कृषि विपणन से संबंधित है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ये संबंधित है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल तो बहुत सारी है, इसमें सोयाबीन दे रखा है तो हम लोग सोयाबीन मान लेते हैं, बाकी बहुत सारी फसलें हैं जो कि खरीफ में उगाई जाती हैं। सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है, तो सब्जी फसलों के लिए बाजार अति अल्पकालीन होता है। कैसा होता है, अति अल्पकालीन, कुछ समय में ये खत्म हो जाता है। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपका मूंग सबसे ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में करें तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, सब जानते हैं सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। और चना भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्यान रहे वो भी मध्य प्रदेश में होता है। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, ध्यान रखें मोटे अनाज और चावल, ये आपकी क्या निर्वाह मूलक, जीवन निर्वाह के लिए इनको उगाया जाता है मोस्टली। धारणीय कृषि से क्या आशय है बच्चों, धारणीय कृषि क्या होता है, भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता बिल्कुल जैसी की तैसी बनी रहे, उसे हम क्या कहा जाते हैं, धारणीय कृषि कहा जाता है, जिससे उसकी जो क्वालिटी है सॉइल की वो खराब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता देता हूं, अगर आपके कोई भी मित्र या छोटे भाई 12th में हैं तो 12th का पूरा सिलेबस हम लोग कराएंगे उनको, आप लोग उनको जोड़िए हमसे और दीजिए उनको हमारा नंबर। ठीक है। और उनको व्हाट्सएप पे जो है पूरी लिंक मिलेगी और पूरा वो अच्छी प्रकार से पढ़ सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट आगे प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो याद रखें आपका सिंचित क्षेत्र जहां पर होता है तो जायद का मौसम गर्म होता है, यहां पर हम मूंग उड़द को भी ले सकते हैं। मूंग उड़द को जो फसल है वो मुख्य फसल होती है आपकी जायद की है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था, तो ध्यान रखें नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन था ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1984 में स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब हुआ था, 1984 में। विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं, सब लोग जानते हैं, आपका जो ग्रेप प्रोडक्शन होता है वो विटीकल्चर के अंतर्गत इसका प्रोडक्शन किया जाता है। आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो वो है आम्रपाली। ध्यान रखें DNA, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे DN और A, इसका मतलब क्या है, D से है दशहरी, N से है नीलम और आपका क्या निकल आई आपकी आम्रपाली। तो ध्यान रखें DNA आप शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रख सकते हैं, D दशहरी नीलम, दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली आपकी निकाली गई। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है, अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष में है। ध्यान रखें वैसे अरहर का जन्म स्थान ये भारत नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में तो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, दक्षिण अफ्रीका में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। पूषा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है, सब जानते हैं पूषा सुगंधा 5 धान की एक आपकी सेंटेड वैरायटी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है इसमें आपकी सम्मिलित फसलें गेहूं चावल और दालें, सभी दालें आपकी जो आज के अंतर्गत आ जाती हैं। किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी, हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी बच्चों पंजाब ने, पंजाब राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई थी। भारत का शक्कर का प्याला या शक्कर का कटोरा कह सकते हैं किस राज्य को कहा जाता है, शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है, तो आम की जो रत्ना और अल्फांसो से की गई है वैसे ये आपकी कौन सी होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है सिंधु कुछ करके लिखा है, तो बच्चों RAS, इससे आपकी कौन सी, ये सिंधु ऐसी वैरायटी है बच्चों ये इसमें गुठली नहीं पाई जाती है, ध्यान रहे आपकी RAS, आप R से रत्ना, A से अल्फांसो और आपकी S से क्या हो जाएगी जो है आपकी सिंधु, जिससे आपकी वैरायटी ये निकाली गई है। ठीक है ना बच्चों, इसका सिंधु है, कुछ और नाम है आई थिंक, कंफर्म नहीं हो पा रहा है मुझे अभी इस समय, चलिए बता दूंगा बाद में। भारत में विकसित
प्रथम मोनी धान की किस्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी जया, इसको मिराकल राइस कहा गया। भारत का कौन सा काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, काली मिर्च को, ये भी मैंने बताया था सुबह आपको। आगे बात करें दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है, वो है तमिलनाडु तट। कौन सा है आपका, तमिलनाडु तट है। और भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, तो 1985 में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है बच्चों, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है आपको, वो मूंग और आपकी उड़द है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। 50वां प्रश्न है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो भारत में एग्रीकल्चर को सबसे जो पैसा देती है, लोन देती है, वो कौन देता है, आपका नाबार्ड देता है। कौन देता है, नाबार्ड देता है बच्चों। ठीक है ना, ये नाबार्ड, इसकी स्थापना आपको पता ही है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का, वो कहाँ पर है, आपको पता है, ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है, ध्यान रहे, मुंबई में इसका मुख्यालय है। मैक्रोनी गेहूं प्रजाति किस तरह की, तो ध्यान रखें, मैक्रोनी गेहूं असंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, मोटे अनाज, आच्छादित दलहन, गेहूं एवं चावल। तो आप लोग जानते हैं कि गेहूं, चावल और दलहन ये तो आपकी आच्छादित है, लेकिन आच्छादित नहीं है सिर्फ मोटे अनाज, जिसमें आपके मक्का, ज्वार एवं बाजरा आते हैं। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, ये 2014-15 का डाटा है, लेकिन आज की डेट में हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा तिलहन का जो उत्पादन हो रहा है, वैसे हम राजस्थान कह सकते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा ये उत्पादन तिलहन का हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2014-15 में ये हो रहा था। आज का डाटा राजस्थान हो सकता है ये डाटा अभी क्लियर नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश भी सही हो सकता है। क्लियर, ठीक है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए इसको। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका पता है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में ही स्थित है। कौशल किसकी उन्नत किस्म है, तो कौशल ध्यान रखें मूंगफली की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है, सब लोग जानते हैं रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, खरीफ की बुआई जून जुलाई में, एवं जायद की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 31 अप्रैल तक आपकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है जायद की। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, पंतनगर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा हरित क्रांति से संबंधित जो रिसर्च की गई पंतनगर में की गई, और पंतनगर में आपको पता है भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में गोविंद बल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खोली गई थी, वो पंतनगर में 1960 में खोली गई थी, सबको पता है, पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। आगे बात करें किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, तो मूंगफली, कपास, आपका जो मूंगफली और कपास और मसाले तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मसाले आजकल सबसे ज्यादा केरल में हो रहे हैं, लेकिन मूंगफली और कपास ये दोनों जरूर आपकी कहां पर होते हैं, गुजरात में सबसे अधिक होते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की क्या बात है, किस क्षेत्र से नियोजित है, एग्रीकल्चर से। ये तो इंडिया में, पूरी इंडिया लगभग 70% पॉपुलेशन है जो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बच्चों बात करते हैं आगे, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादकता के लिए लिया है, तो ध्यान रखें कॉफी और चाय के लिए यह निर्णय लिया गया है। किसके लिए, कॉफी और चाय के लिए। कपास के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं, सब जानते हैं कि जो कॉटन से आपका रेशा बोले फाइबर प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होती है ना, वो सीड के ऊपर रहती है और उसको अलग कर लिया जाता है, तो ध्यान रहे बीज से ये प्राप्त होती है। अनाज उत्पादन से सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो अनाज होता है गेहूं का, धान का, धान का तो पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन गेहूं का जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट आपका व्हीट प्रोडक्शन कहां होता है, उत्तर प्रदेश में 16.8% आपको वहां से अनाज मिलता है। कितना, 16.8%। लौंग की खेती कहां होती है, लौंग सब जानते हैं, लौंग की खेती केरल में होती है। कहां होती है, केरल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, सबको पता है, पंतनगर उत्तराखंड में है। वही आपका गोविंद बल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, स्थापना 1960। एक फसलीय कृषि विशेषता क्या होती है, तो एक फसलीय कृषि विशेषता होती है व्यापक अन्य कृषि, इसको कहा जाता है। विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है, तो विशेष कृषि योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 में, ये 77 में शुरू हुआ इंदिरा जी के समय में। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत
उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वो है आपका गन्ना। किसका है? आपका गन्ने का। मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? याद रखें, मसाला उत्पादन में मेरे हिसाब से गुजरात, ये पुराना डाटा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा मसाला केरल, और फिर आपका नंबर आता है राजस्थान का। ये आपके सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, 70 प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं। आपको सभी समझ में आए होंगे, काफी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बढ़ते हैं आगे। आगे तो नहीं, मतलब अब इतना ही है, 70 ही प्रश्न है कंप्लीट। कल फिर लाएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और आपका जो पेपर है उसको आप जरूर निकालिए।